पावरफुल माइंड्स। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल टीचर और एक सूमो पहलवान में क्या समानता हो सकती है? या फिर क्यों ड्रग डीलर्स अक्सर अपनी माओं के साथ रहते हैं? ये सवाल जितने अजीब हैं, उतने ही चौंकाने वाले उनके जवाब भी हैं। स्टीवन डबनर और स्टीवन लेविट की पुस्तक फ्रीकोनॉमिक्स में ऐसे ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण सवालों के उत्तर छिपे हुए हैं। स्टीवन लेविट एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी अनूठी दृष्टि और गहरे विश्लेषण के माध्यम से दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की क्षमता दी है। स्टीवन डबनर एक बेहतरीन लेखक और पत्रकार हैं जिनकी लेखनी में एक सम्मोहक जादू है। इस पुस्तक में दोनों ने मिलकर आंकड़ों और तथ्यों के माध्यम से हमारे रोजमर्रा के जीवन के पीछे छिपे आर्थिक सिद्धांतों को उजागर किया है। यह पुस्तक आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो चीजें आप हमेशा से सामान्य मानते आए हैं, वे वास्तव में कितनी असामान्य हो सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्कूल शिक्षकों और सूमो पहलवानों में क्या समानता है? क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल शिक्षक और सूमो पहलवान एक दूसरे से कितने अलग हैं? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि इन दोनों में कोई समानता नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाते हैं, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। यह अध्याय उन छिपे हुए प्रोत्साहनों और चालाकियों की पड़ताल करता है जो इन दोनों के व्यवहार को संचालित करती हैं। प्रोत्साहन का खेल। सबसे पहले आइए प्रोत्साहन की बात करें। प्रोत्साहन वह शक्ति है जो लोगों को कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी छात्र को अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई करना हो या किसी व्यवसाय को अधिक लाभ कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना हो, प्रोत्साहन हमेशा खेल में होता है। शिक्षकों के मामले में प्रोत्साहन अक्सर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। कई स्कूल सिस्टम में शिक्षकों को उनके छात्रों के टेस्ट स्कोर के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि छात्रों के अंक अच्छे आते हैं तो शिक्षकों को बोनस मिल सकता है या उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकती है। लेकिन क्या यह हमेशा ईमानदारी से होता है? आइए इसे करीब से देखें। धोखाधड़ी और उसका पता लगाना। जब प्रोत्साहन प्रणाली में खामियां होती हैं तो धोखाधड़ी का मौका बढ़ जाता है। अध्याय 1 में लेविट और दबनर बताते हैं कि कैसे कुछ स्कूल शिक्षक अपने छात्रों के टेस्ट स्कोर में हेराफेरी करते हैं ताकि उनके प्रदर्शन को बेहतर दिखाया जा सके। इस प्रकार की धोखाधड़ी को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सही डेटा और सांख्यिकी तकनीकों के माध्यम से इसे उजागर किया जा सकता है। लेविट ने एक सांख्यिकी मॉडल विकसित किया जो असामान्य पैटर्न को पहचान सकता था, जैसे कि किसी कक्षा के सभी छात्रों द्वारा एक ही गलत उत्तर देना या सभी छात्रों के उत्तर पत्र में एक ही पैटर्न दिखना। इन संकेतों ने धोखाधड़ी की संभावना को उजागर किया और इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में शिक्षकों को पकड़ा गया। सूमो पहलवानों की दुनिया। अब आइए सूमो पहलवानों की दुनिया में चलते हैं। जापान में सूमो पहलवानों को बहुत सम्मान प्राप्त है और उनकी प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। सूमो में पहलवानों की रैंकिंग उनके मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर करती है। उच्च रैंक वाले पहलवानों को अधिक पैसा और सम्मान मिलता है, लेकिन यहां भी प्रोत्साहन धोखाधड़ी को जन्म देता है। सूमो की प्रतियोगिताओं में कुछ मुकाबले पूर्व निर्धारित होते हैं, खासकर जब एक पहलवान की रैंकिंग दांव पर होती है। इस अध्याय में लेविट और दबनर ने बताया कि कैसे डेटा विश्लेषण ने इन फिक्स्ड मैचों को उजागर किया। उन्होंने पाया कि जब एक पहलवान को अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए जीत की जरूरत होती है, तो वह अक्सर जीतता है, भले ही उसका प्रतिद्वंदी उससे अधिक मजबूत हो। निष्कर्ष। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि चाहे वह स्कूल शिक्षक हों या सूमो पहलवान, प्रोत्साहन लोगों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। जब प्रोत्साहन की प्रणाली में खामियां होती हैं तो धोखाधड़ी और बेईमानी का अवसर बढ़ जाता है, लेकिन सही डेटा और विश्लेषण के माध्यम से इन छिपे हुए व्यवहारों को उजागर किया जा सकता है। अध्याय 2 कू क्लक्स क्लान और रियल एस्टेट एजेंटों में क्या समानता है? जैसा कि हम फ्रीकोनॉमिक्स की इस रोमांचक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अगला अध्याय हमें एक और दिलचस्प तुलना के माध्यम से सोचने पर मजबूर करता है। कू क्लक्स क्लान और रियल एस्टेट एजेंटों में क्या समानता हो सकती है?
यह सवाल ही हमें हैरान कर देता है, लेकिन इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जानकारी का उपयोग कर शक्ति प्राप्त करते हैं। जानकारी की शक्ति। कू क्लक्स क्लान एक कुख्यात गुप्त संगठन है जिसे नस्लवादी विचारधारा और हिंसा के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर रियल एस्टेट एजेंट हमारे समाज में एक आम पेशा है जो लोगों को घर खरीदने और बेचने में मदद करता है, लेकिन दोनों का एक साझा बिंदु है, जानकारी की शक्ति। जानकारी का सही और एक तरफा उपयोग, चाहे वह गुप्त हो या सामान्य, किसी भी समूह को ताकतवर बना सकता है। कू क्लक्स क्लान अपने सदस्यों की पहचान और अपने योजनाओं को गुप्त रखकर डर और आतंक फैलाने में सफल रहा। उनके संगठन के भीतर की जानकारी सिर्फ चुने हुए लोगों तक सीमित थी, जिससे वे एक रहस्यमयी और शक्तिशाली समूह बने रहे। कू क्लक्स क्लान की जानकारी उजागर होना। अध्याय में लेखक एक पत्रकार स्टेटसन केनेडी की कहानी साझा करते हैं, जिसने कू क्लक्स क्लान के गुप्त कार्यों को उजागर करने का साहसिक प्रयास किया। केनेडी ने क्लान में घुसपैठ कर उनकी गुप्त जानकारी जुटाई और फिर इसे सार्वजनिक कर दिया। यह जानकारी का प्रकाशन कू क्लक्स क्लान के प्रभाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उनकी शक्ति का बड़ा हिस्सा उनके गुप्त रहस्यों में निहित था। रियल एस्टेट एजेंटों की जानकारी का खेल। अब रियल एस्टेट एजेंटों की बात करें। एक रियल एस्टेट एजेंट के पास बाजार की जानकारी, मकान की वास्तविक कीमत और संभावित खरीदारों की सूची होती है। यह जानकारी उन्हें सौदे में एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। अक्सर एजेंट अपने लाभ के लिए इस जानकारी का उपयोग करते हैं, जैसे कि मकान की कीमत को कम बताकर जल्दी सौदा करना या खरीदार को अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित करना। अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे एजेंटों द्वारा इस्तेमाल किए गए छोटे छोटे संकेत, जैसे बिल्कुल नया या हड़पने का मौका, ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। ये संकेत एजेंटों को सौदे की दिशा में मनचाहा मोड़ देने में मदद करते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जानकारी और उसका नियंत्रण ही असली ताकत है। चाहे वह कू क्लक्स क्लान हो, जो अपने रहस्यों की वजह से शक्तिशाली था, या रियल एस्टेट एजेंट जो अपनी जानकारी के माध्यम से सौदे को नियंत्रित करते हैं, दोनों ही उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जानकारी का सही उपयोग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्याय 3। क्यों ड्रग डीलर अभी भी अपनी मां के साथ रहते हैं। इस अध्याय में हम एक और आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्यों ड्रग डीलर, जो आमतौर पर अवैध और अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय में होते हैं, अभी भी अपनी मां के साथ रहते हैं। यह प्रश्न पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें ड्रग डीलरों की आर्थिक वास्तविकताओं और संरचना के बारे में बताते हैं। ड्रग डीलिंग की आर्थिक सच्चाई। जब हम ड्रग डीलरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी मात्रा में धन, महंगे घर और शानदार जीवन शैली की छवि आती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। लेखक स्टीवन लेविट और उनके साथी सुधीर वेंकटेश ने एक ड्रग गैंग की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किया और पाया कि ज्यादातर ड्रग डीलर वास्तव में बहुत कम कमाते हैं। गैंग की संरचना। ड्रग गैंग की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। ये किसी बड़े व्यवसाय की तरह ही होता है, जहां शीर्ष पर कुछ ही लोग होते हैं जो बड़ा मुनाफा कमाते हैं, जबकि निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकांश लोग मामूली वेतन पर काम करते हैं। गैंग के प्रमुख, जो सबसे अधिक लाभ कमाते हैं, बहुत कम होते हैं, और उनके नीचे के स्तर के सदस्य, जिन्हें फुट सोल्जर्स कहा जाता है, बहुत कम पैसे में जोखिम भरा काम करते हैं। वास्तविक आंकड़े। वेंकटेश ने एक ड्रग गैंग के वित्तीय दस्तावेजों का अध्ययन किया और पाया कि अधिकांश फुट सोल्जर्स को प्रति घंटे केवल कुछ डॉलर ही मिलते थे, जो कि कानूनी न्यूनतम वेतन से भी कम था। उनकी आय इतनी कम थी कि वे स्वतंत्र रूप से जीवन यापन नहीं कर सकते थे, और इसलिए उन्हें अपनी मां या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहना पड़ता था। सामाजिक और आर्थिक कारण। ड्रग डीलिंग में शामिल होने का एक प्रमुख कारण गरीबी और अवसरों की कमी है। जिन युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं होते, वे अक्सर ड्रग डीलिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा,
इस व्यवसाय में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित होते हैं और उनकी जीवन शैली वास्तविकता से बहुत दूर होती है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि ड्रग डीलरों की जिंदगी वास्तव में कितनी कठिन और जोखिम भरी होती है। उनके आर्थिक हालात इतने खराब होते हैं कि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते और इसलिए उन्हें अपने परिवार के साथ रहना पड़ता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी चमक दमक के पीछे की वास्तविकता अक्सर बहुत कठिन होती है। अध्याय 4, सभी अपराधी कहाँ चले गए। इस अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। 1990 के दशक में अपराध दर में नाटकीय गिरावट क्यों और कैसे आई। यह अध्याय हमें कई सिद्धांतों और डेटा विश्लेषण के माध्यम से अपराध की गहराई में ले जाता है और कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। अपराध दर में गिरावट के संभावित कारण। 1990 के दशक में अमेरिका में अपराध दर में तेजी से गिरावट आई थी। इस गिरावट के लिए कई संभावित कारण प्रस्तुत किए गए हैं। 1, अधिक पुलिस बल, अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका बेहतर प्रशिक्षण। 2, अधिक जेल, अपराधियों को लंबे समय तक जेल में रखने की नीति। 3, अर्थव्यवस्था में सुधार, एक मजबूत अर्थव्यवस्था ने रोजगार के अवसर बढ़ाए जिससे अपराध कम हुआ। 4, कण कंट्रोल कानून, हथियारों पर नियंत्रण के सख्त कानून। 5, फॉर्म का अंत जो युवा अपराधियों की संख्या को नियंत्रित करता है। अप्रत्याशित कारक, गर्भपात। लेकिन लेविट और डबनर ने एक और अप्रत्याशित कारक की पहचान की। 1973 में रो वी वेड मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गर्भपात को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इस फैसले का असर सीधे तौर पर अपराध दर पर पड़ा। रो वी वेड और अपराध दर लेविट के शोध के अनुसार रो वी वेड के फैसले के बाद उन महिलाओं के लिए जो अवांछित गर्भधारण को रोकने में सक्षम थीं, उन्होंने गर्भपात का विकल्प चुना। इसका मतलब यह था कि कई अवांछित बच्चे जो अन्यथा अपराध के प्रति संवेदनशील वातावरण में बड़े होते पैदा नहीं हुए। इन अवांछित बच्चों के जन्म न होने के कारण 1990 के दशक में अपराधियों की संभावित संख्या कम हो गई। डेटा विश्लेषण। लेविट ने अपराध दर में गिरावट और रो वी वेड के बीच के संबंध को साबित करने के लिए विस्तृत डेटा विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि जिन राज्यों में रो वी वेड के तुरंत बाद गर्भपात की दर अधिक थी, उन राज्यों में 1990 के दशक में अपराध दर में तेजी से गिरावट आई थी। अन्य सिद्धांतों का खंडन। इस अध्याय में लेखक ने अन्य सिद्धांतों का भी विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि हालांकि अधिक पुलिस बल, बेहतर अर्थव्यवस्था और जेल की संख्या में वृद्धि ने अपराध दर पर कुछ प्रभाव डाला, लेकिन रो वी वेड का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक था। निष्कर्ष। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए केवल सतही कारणों को देखना पर्याप्त नहीं होता। कभी-कभी अप्रत्याशित और छिपे हुए कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेविट और डबनर ने यह दिखाया कि कैसे एक कानूनी फैसला जिसने समाज में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाया, अप्रत्यक्ष रूप से अपराध दर को भी प्रभावित कर सकता है। अध्याय 5, एक आदर्श माता पिता क्या बनाता है। इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक आदर्श माता पिता बनने के लिए क्या आवश्यक है। लेखक स्टीवन लेविट और स्टीवन डबनर इस अध्याय में उन मिथकों और वास्तविकताओं को उजागर करते हैं जो बच्चों की परवरिश को लेकर समाज में प्रचलित हैं। वे यह भी बताते हैं कि माता पिता के कौन से कार्य वास्तव में बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और कौन से नहीं। परवरिश के मिथक। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं और उनके लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हर वह चीज जो वे करते हैं उनके बच्चों की सफलता में योगदान देती है। लेखक कुछ सामान्य मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। महंगे स्कूल। बहुत से माता पिता मानते हैं कि महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि स्कूल की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे कितने प्रेरित हैं और घर पर उन्हें कितना समर्थन मिलता है। विशेष गतिविधियां। माता पिता अपने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करते हैं, जैसे कि संगीत, खेल और कला
यह सोचकर कि ये गतिविधियां उनके बच्चों को अधिक सफल बनाएंगी। लेकिन वास्तव में बच्चों का अपना उत्साह और रुचि ही उन्हें इन गतिविधियों में सफल बनाती है। डेटा का विश्लेषण। लेविट और दोबनर ने व्यापक डेटा का विश्लेषण किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन से कारक वास्तव में बच्चों की सफलता को प्रभावित करते हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार बच्चों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक ये हैं। एक, माता पिता की शिक्षा। माता पिता की शिक्षा का स्तर बच्चों की शिक्षा और सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकते हैं। तो पुस्तकें और शिक्षा सामग्री। घर में पुस्तकों की संख्या और शिक्षा सामग्री का उपलब्ध होना बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चों के पढ़ने और सीखने के प्रति उत्साह को बढ़ाता है। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि माता पिता की शिक्षा और घर में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महंगे स्कूल और विभिन्न गतिविधियों में निवेश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें और उनके लिए एक समृद्ध शैक्षिक वातावरण प्रदान करें। अध्याय 6, एक आदर्श परवरिश, भाग दौड़ की हुई, या क्या कोई रोशानदा दूसरे नाम से उतनी ही मीठी महकती। इस अध्याय में हम नामों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। क्या एक व्यक्ति का नाम उसके जीवन की दिशा और सफलता को प्रभावित कर सकता है? लेखक स्टीवन लेविट और स्टीवन डबनर इस अध्याय में इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि नामों का हमारे जीवन पर क्या और कितना असर पड़ता है। नाम और पहचान। नाम हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। समाज में किसी व्यक्ति के नाम को लेकर धारणाएं बनती हैं जो उसके साथ उसके जीवन भर रहती हैं। यह अध्याय बताता है कि नाम केवल पहचान का एक साधन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी रखता है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। लेखक बताते हैं कि कुछ नाम सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर अधिक प्रचलित होते हैं और उनका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में कुछ विशिष्ट नाम अधिक आम होते हैं जो सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होते हैं। आर्थिक प्रभाव। लेविट और दबनर ने अपने अध्ययन में पाया कि नाम का आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है। कुछ नामों को सुनकर लोग उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में धारणाएं बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौकरी के आवेदन में नाम रोशांडा या जैकवान हो तो नियोक्ता के मन में कुछ पूर्वाग्रह आ सकते हैं जो उसके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। डेटा विश्लेषण। लेखकों ने कैलिफोर्निया में बच्चों के नाम और उनके जीवन की दिशा का डेटा विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि बच्चों के नाम और उनके जीवन की दिशा में कुछ संबंध हो सकते हैं, लेकिन यह संबंध सीधे तौर पर नाम के कारण नहीं होता, बल्कि यह उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण होता है जिसमें वे बड़े होते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नाम का हमारे जीवन पर कुछ हद तक प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव मुख्य रूप से उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आता है जिनमें हम बड़े होते हैं। नाम स्वयं एक व्यक्ति की सफलता या असफलता का निर्धारण नहीं करता, बल्कि उनके पीछे की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है। अंततः फ्रीकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलने से हम कई छिपे हुए सच्चों को उजागर कर सकते हैं। प्रोत्साहन, जानकारी और शिक्षा जैसी चीजें हमारे जीवन और समाज को गहराई से प्रभावित करती है। हमें अपने जीवन में सतही चीजों से परे देखना चाहिए और गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रीकोनॉमिक्स आपको सोचने पर मजबूर करेगी और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रेरित करेगी। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।